प्रणाम बच्चों। In the last videos beta we already learn about the proper definition of constitution and also clear the understanding of preamble. Okay, today let's we start with formation of constitution. Okay, आज बेटा हम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम्ड हुआ बेटा उसके बारे में थोड़ा सा एक कंप्लीटली थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझेंगे। देखो कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम सच एज द डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी एट्सेट्रा। क्लियर बेटा, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो एक पर्टिकुलरली एक स्टेटमेंट है जो हमारे नेशनल गोल्स और उसके एम्स, उसके जो लक्ष्य हैं, ओके, किसके प्रति, कि उसके डेमोक्रेटिकल फॉर्मेशन, लोकतंत्र के प्रति, उसका सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और नेशनल यूनिटी। क्लियर, कंट्री कैसा होना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका संविधान कैसा होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को क्लियर करता है बेटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर विजन्स है बेटा, ये जो गोल्स थे, ये जो एम्स थे, इनको अचीव करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फॉर्मेट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज एस्टेब्लिश, इट स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम 9 दिसंबर 1946, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 9 दिसंबर 1946। क्लियर, आपको याद रखना बेटा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग वर्क 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्मेड ऑफ प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्यूज्ड स्कॉलर्स एंड लीडर्स। क्लियर, ये जो हमारी असेंबली है इसका फ्रेमवर्क किनके साथ स्टार्ट हुआ था बेटा, वो कौन से पर्टिकुलर 385 के करीब टोटल मेंबर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जिन्होंने 166 मीटिंग्स को इन 3 इयर्स के टाइम पीरियड में एक तरीके से उन्होंने अटेंड किया था। सुबह से लेके शाम तक चर्चाएं होती थी बेटा, डिस्कशंस होता था। ये पर्टिकुलर वो प्रोमिनेंट लीडर थे। प्रोमिनेंट यानी कि बेटा जो एक तरीके से सोसाइटी में, कंट्री के अंदर जिनका एक अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बराबर, वो बहुत सारी चीज़ों को ईजी वे में समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। उनके पास वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव होता है बेटा। और एक तरीके से देखा जाए तो बेटा ये जो लीडर्स थे, यहाँ पे लिखा है कि देयर पॉलिटिकल विजन एंड फॉरसाइट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इनके पर्टिकुलर फॉरसाइट वर्ड यूज हुआ है ना बेटा, फॉरसाइट का मतलब है कि ये इस तरीके के लीडर्स थे बेटा जो फ्यूचर को समझ सकते थे बेटा कि भारत का भविष्य कैसा होगा। मतलब ये पर्टिकुलर वो लीडर्स है जिनके पास एक तरीके से देखा जाए कि दे हैव द एबिलिटी टू सी व्हाट विल प्रोबेबली हैपन इन द फ्यूचर्स एंड टू यूज दिस पर्टिकुलर नॉलेज एंड मेक द केयरफुल प्लान्स। बराबर, एक तरीके से देखा जाए तो वो देश के लिए आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है बेटा उसको देख पाते थे, और इसी बेस पे उन्होंने अपने जो नॉलेज है उसको एक तरीके से यूज़ किया और बहुत ही केयरफुल मैनर में उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फ्रेम किया, प्लान किया। ओके, देयर पॉलिटिकल विजन, बराबर, मैंने बोला फॉरसाइट का आपका कंप्लीटली मीनिंग मैंने समझा दिया है कि व्हाट इज फॉरसाइट, यानी कि पर्टिकुलर वो लीडर्स बेटा जो फ्यूचर को, भारत का, मतलब मैंने आगे भी बोला था ना कि वो ऐसा संविधान बना के गए बेटा कि आज धीरे धीरे हमारे 2022 में हम 75 ईयर्स कंप्लीट करेंगे हमारे इंडिपेंडेंस के, बराबर। और 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड हुआ था बेटा 49 में, और 50 में एनफोर्स्ड किया गया। तब से लेके आज तक अगर हम देखें तो टोटली लगभग पूरे 70 ईयर्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन 70 ईयर्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए उन सबका सॉल्यूशन हमारे संविधान ने बताया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे लीडर्स थे बेटा, जो जो मतलब बहुत ही, जिनके लिए प्रोमिनेंट, डिस्टिंग्यूज, फॉरसाइट, ये सब वर्ड यूज़ हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत के फ्यूचर को समझ रहे थे कि कैसा होगा भविष्य का भारत, और उन सारी चीज़ों को बना के गए। उन्होंने अपने पूरे नॉलेज को, अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को, है ना, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम्ड करने में लगा दिया था। वो कौन से ऐसे विजनरी लीडर्स थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह एटसेट्रा प्रोवाइडेड their guidance. Frank Athoni represented the Anglo-Indian community and H.P. Modi represented the Parsi community. The committees had the various constitution scholars like Aladi Krishna Swami Iyer and Dr. Ambedkar, K.M. Munshi etc. लंबा चौड़ा लिस्ट है बेटा के मेन लीडर्स थे जिन्होंने अपना गाइडेंस दिया। फ्रैंक एथोनी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे थे, एचपी मोदी जो पारसी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहे थे। जो कमेटी थी बेटा उसके अंदर जो विजनरी लीडर्स थे, कौन थे वो? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर
B.R. आम्बेडकर थे और के मुंशी थे। ये जो 4 पर्सन है बेटा, जब पूरे दिन के कैलकुलेशन में जो भी चीज़ें निकल के आती बेटा, लास्ट में ये लोग बैठ के पूरी चर्चा विचारणा करते कि ये मुद्दे थे, हमने इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया है। छोटी से छोटी वो बात, चाहे वो बैकवर्ड क्लास पीपल की हो, हायर क्लास पीपल की हो, हर तरीके की चीज़ बेटा, उन सब बातों का ध्यान रखा जाता था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक तरीके से प्रॉपर प्लान, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन लॉज, जो हम आर्टिकल्स और अपेंडेंस की बात करते हैं ना, अनुच्छेद और परिशिष्ट, इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद ही ये बने थे। ओके, अब इनमें बहुत से और लोग हैं बेटा जिनका बहुत ज़्यादा था, पर्टिकुलर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने, जिसमें 2 मेन फीमेल मेंबर्स थी कि देयर वर द फीमेल मेंबर्स लाइक सरोजनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित। ये आपके शॉर्ट इस पैराग्राफ में बहुत सारे आपके शॉर्ट जो है IMP क्वेश्चन है बेटा। सरोजनी नायडू एंड विजयलक्ष्मी पंडित, ये फीमेल मेंबर्स हैं। क्लियर बेटा, जिन्होंने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बेटा हर तरीके से बहुत सारी बातों के ऊपर चर्चाएं की थी। Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the Constitution Assembly. There was a number of subcommittees to take care of the various aspects of the societies. ठीक है बेटा, बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई बेटा, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स थे सोसाइटीज़ की बेटा, उनको टेक केयर करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और फिर उन मुद्दों को असेंबली में डिस्कस करने के लिए। The drafting committee, which was headed by the Dr. B.R. Ambedkar and gave to the constitution its final shape. अब यहाँ पे पर्टिकुलरली बेटा जो असेंबली के प्रेसिडेंट थे बेटा वो राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए बेटा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो B.R. आम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ओके, और ड्राफ्टिंग कमेटी के असेंबली के हेड कौन थे, तो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। पर ड्राफ्टिंग कमेटी वर्ड यूज होना चाहिए। ओके, लेकिन असेंबली, जिस असेंबली के अंदर उस समय ये सारे डिस्कशंस होते थे बेटा, तो असेंबली हेड कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय असेंबली के हेड थे। तो हमेशा इन क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। जहाँ जहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी वर्ड आएगा, ड्राफ्ट वर्ड आएगा, वहाँ पे हेड, प्रेसिडेंट, ओके, और मेन जो लीडर हैं उनके हेड जो हैं वो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर आएंगे। क्लियर, टोटल 166 मीटिंग्स। ठीक है, मैं पहले से ही बोल रही हूँ कितने टाइम बेटा, 3 years में 166 टाइम्स मीटिंग हुई थी। हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन अ पीरियड ऑफ 2 years 11 month and 18 days। लगभग 3 साल का वक्त बेटा, कुछ 12-13 दिन का टाइम पीरियड बाकी रह गया था। 2 years 11 month और 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा भारत का संविधान बन के तैयार हुआ। अब 26 जनवरी 1949, ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पास्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारत की जो संवैधानिक असेंबली बनी हुई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड किया गया। ओके, एंड द कमिटी पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। जैसे कि मैंने बोला कि बेटा 1930 में कांग्रेस ने एक तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंट संपूर्ण स्वराज की ओथ ली थी और वो डेट थी 26 जनवरी 1930। तो पर्टिकुलरली उस डेट को एक तरीके से हमारे हिस्ट्री में मेमोरेबल बनाने के लिए बेटा, हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को ही पास आउट हो गया था बेटा असेंबली में, लेकिन फिर भी वेट किया गया लगभग 2 महीने के टाइम पीरियड का। और उस पर्टिकुलर डेट को जब नेशनल कांग्रेस ने एक तरीके से कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडिया की ओथ ली थी 1930 में, 20 साल पहले, उस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी को हमारा, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में आज सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन हमारे कंट्री में उसको एनफोर्स्ड किया गया, यानी कि लागू करवाया गया। ओके, अब नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको विजनरी लीडर्स के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू एंड कन्हैयालाल मुंशी। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ से एक टॉपिक चेंज हो रहा है, इसको हम देख रहे हैं। अभी तक हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों हमको संविधान की जरूरत है। व्हाट इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान ना हो बेटा तो क्या होगा। नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे
यहाँ पे एक तरीके से देखो आंसर भी आ जा रहा है। क्वेश्चन है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जरूरत होती है बेटा? क्या कोई भी जो पर्टिकुलर कंट्री है क्या वो संविधान के बिना नहीं चल सकती है? तो बेटा डेमोक्रेटिकल फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं चल सकती है। जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि अगर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो हम किस बेस पे लॉज को फ्रेम करेंगे, हम किस बेस पे सिटीजन्स को कहेंगे कि आपको ये रूल्स रेगुलेशंस और लॉज को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? नो कंट्री कैन फंक्शंस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स मैनी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को सर्व्स करता है बेटा। एक तरीके से वो एक पर्टिकुलर जो पाथ है उसको क्लियर करता है कि भाई किस बेस पे देश को चलना है, किस रास्ते पे देश को चलना है। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वीव्स द एथोज एंड आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। ये वो कंट्री है बेटा जो एक तरीके से हमारे जो कंट्री है बेटा उसका जो फाइनली वीव्स द एथोज एंड आइडियल्स ऑफ द कंट्रीज, हमारी जो विचारधारा है बेटा, हमारा जो कल्चर है, वो जिस पर्टिकुलर जो हमारी संस्कृति सभ्यता जिसके ऊपर बेस्ड है बेटा, वो सारी चीज़ों को एक तरीके से उसका जो ताना बाना जो गुथा हुआ है ना, उस ताने बाने को हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है वो एक तरीके से सहज के और सनच के चल रहा है। और वो ये बताना चाहता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं एक प्रॉपर वो फॉर्मेट हूँ जिसके साथ मेरा देश डेमोक्रेटिकल फॉर्म में आगे बढ़ सकता है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री वुड हैव। ठीक है, वो बताता है कि हमारी कंट्री किस तरीके से, हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से रन अप करेगी। हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी इलेक्ट अवर लीडर्स सो दैट दे कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अवर बिहाफ। बराबर, जो हमारी सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको हमने इलेक्ट किया है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके जो लीडर्स हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के, ठीक है बेटा, वो हमारे बिहाफ में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रन अप करेंगे। हाउएवर देयर आर द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स। लेकिन ये जो संवैधानिक दायरा है बेटा, ये जो संविधान है उसने इसको चीज को भी क्लियर किया है कि जो जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने चूज करके असेंबली में भेजा है वो अपने पावर्स का मिसयूज ना करें, वो मिसयूज ना करें। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसकी फिजिक को क्लियर रखा है कि भाई आपको इसी दायरे में काम करना है। ये रूल्स है, ये रेगुलेशन है, ये लॉज है जिनके बेस पे आप असेंबली का वर्क करेंगे। इस वजह से बेटा किसी भी तरीके का देखा जाए तो मिसमैनेजमेंट, ठीक है, कंट्री के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी पावरफुल लीडर पर्सन कंट्री को अपने वे में बेटा, अपनी सोच के साथ, अपने तरीके से रन अप नहीं कर सकता है। बराबर, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो असंवैधानिक माना जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस पे कम्प्लीटली वॉच रखता है। तो ये वॉच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए कौन रखता है बेटा? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रखता है। क्यों? क्योंकि वो असेंबली के काम को देखते रहता है कि उन्होंने जो लॉज एंड ऑर्डर्स फॉर्म किए हैं, जिनको एनफोर्स किया है, क्या वो प्रॉपर है। अगर उनको कहीं पे किसी भी लॉज एंड ऑर्डर्स में कुछ ऐसा दिखता है कि ये गलत है तो वो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से रिमूवल करने का एक एफर्ट, एक प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं और हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा देश है वो संवैधानिक वे में आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।